हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पर्पस डायोड। देखो, हमने सिंपल डायोड तो देख लिया कि डायोड किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो हम उसको किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो रिवर्स बायस कंडीशन में है तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। अभी कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम स्पेशल पर्पस डायोड भी बना सकते हैं। जैसे कि उसमें पहला हम देखेंगे फोटो डायोड। अभी ये फोटो डायोड जो भी है वो स्पेशली यूज होता है लाइट को सेंस करने के लिए। जब भी हमें किसी लाइट को सेंस करना होता है, मतलब कि जब भी लाइट गिरे तब यहां से करंट का फ्लो हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम फोटो डायोड यूज करते हैं। ठीक है। अभी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा सा अजीब प्रकार का होता है। फोटो डायोड के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे और उसका वर्किंग कैसा होता है। देखो, आपकी एनसीईआरटी की किताब में सीधे से थोड़े सेंटेंस दिए गए हैं कि भाई इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, वो लिखने के लिए ठीक है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, अगर वो समझना है तो वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे सेंसिंग होता है, मतलब कि क्यों लाइट गिरने से क्या होता है और क्यों करंट का फ्लो होता है, और लाइट गिरने से पहले क्या होता है जब हम इसको बैटरी से के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जाके डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से फोटो डायोड काम करता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये आपकी सर्किट आपको दी गई है एक्चुअल में आपकी एनसीईआरटी की किताब में से मैंने इसको उठाया है। तो यहाँ पे उसका पूरा सर्किट डायग्राम एंड उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्किंग समझने के लिए मैं इसको अलग से एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ और स्टेज बाय स्टेज क्या होता रहता है, क्या होता जाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे डायोड बना देता हूँ। और डायोड में, नॉर्मल डायोड में और फोटो डायोड में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है वही हम यहाँ पे समझना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं हर एक स्टेज को अच्छे से बारीकी से समझाता जाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पे एक डायोड एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से कि दिस इज द डायोड। ठीक है। तो ये हमारे लिए डायोड है जिसको हम यहाँ पे समझना चाहते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि ये डायोड के अंदर, ये इसका मान लो कि सेंटर पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, डायोड मैन्युफैक्चर करने के लिए ये साइड पे हम एन टाइप मटेरियल फिलअप करते हैं ना। ये साइड पे एन टाइप मटेरियल फिलअप किया जाता है और ये साइड पे पी टाइप मटेरियल को फिलअप किया जाता है ताकि हम पी एन जंक्शन डायोड बना पाए। ठीक है। और हमें पता है कि एन टाइप मटेरियल कैसा होता है, पी टाइप मटेरियल कैसा होता है। ये हो गया इसका जंक्शन। ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है वो है इसका जंक्शन। ठीक है। तो जैसे हम ये एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल को फिलअप करते हैं तो हमें पता है कि एन टाइप मटेरियल के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ना रेड कलर से दिखा देते हैं। ठीक है। तो ये रहा एक पहला इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा यहाँ पे घटा कर देते हैं तो ये होगा तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ये पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन से ऐसे भरा होगा, है ना, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सर फ्री कैसे हुए? अरे भैया फ्री नहीं, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अशुद्धि हम ऐड करते हैं वो कौन सी अशुद्धि होती है? पी टाइप, सॉरी पेंटावेलेंट अशुद्धि होती है ना। मतलब कि उसके पास वैलेंसी कितनी होती है? 5 इलेक्ट्रॉन की। तो उसमें से 4 कोवैलेंट बॉन्ड में जाएंगे और एक अकेला जो होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ेगा नहीं। तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं जुड़ा है वो हल्की सी एनर्जी लेके भी, मतलब कि थोड़ी सी थर्मल एनर्जी लेके भी फ्री हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। उसी तरीके से पी टाइप में क्या होगा, तो पी टाइप के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे हमें यहाँ पे होल दिखेंगे। तो मान लो इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। तो ये जो होल है वो सारे ब्लू कलर से मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा पहला होल, ये दूसरा होल, ये तीसरा होल, ये चौथा होल। लाइकवाइज दिस हम यहाँ पे होल दिखा देते हैं। सो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे। सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और कैसे फोटो डायोड काम करता है वो भी सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया होल। ठीक है। तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे और यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। चलो अभी होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल को फिलअप करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मुझे अभी ये समझाने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट कि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है
वो ये साइड पे जाके डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी क्या करेंगे, ये जो जंक्शन के नजदीक वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पे आया और ये होल के अंदर जाके डिफ्यूज हो गया, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये जंक्शन में ये होल के अंदर जाके डिफ्यूज हो जाएगा। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल की पेयर यहाँ पे डिफ्यूजन आपको दिखेगा, है ना। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने आके इसको डिफ्यूज कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने आके ये होल को डिफ्यूज कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने आके ये होल को डिफ्यूज कर दिया, उसी तरीके से इसको डिफ्यूज कर दिया। मतलब कि यहाँ से जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे वो अभी गायब हो चुके हैं, है ना। मैं तो यही बोल पाऊंगा ना कि यहाँ से भले वो पी एन टाइप का मटेरियल है, भले वो एन टाइप का रीजन है, लेकिन मैंने देखा तो भाई यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये वाली साइड पे आके डिफ्यूज हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर खत्म हो चुके हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा रीजन मिलेगा, एक ऐसा रीजन मुझे यहाँ पे नजर आएगा, ध्यान से सुनना। एक ऐसा, ये सारी चीजें रिपीट हो रही है आपके लिए, रिवीजन जैसा है, लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये फोटो डायोड का वर्किंग समझना है तो उसके लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो इतना जो रीजन है, यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे वो गायब हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, वो सारे सामने वाले रीजन में जाके डिफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहां की मैं इतने रीजन की बात करूंगा, तो ये भले पी टाइप रीजन का हो, पी टाइप मटेरियल के रीजन का हो, है ना, पी टाइप के अंदर आता हो, लेकिन फिर भी आप यहां पे देखोगे तो ये वाले रीजन के अंदर आपको पी टाइप के जो मेजोरिटी चार्ज के होल होते हैं वो गायब हो चुके हैं, ना, वो डिफ्यूज। देखो ना, इलेक्ट्रॉन होल ब्लू एंड रेड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, मतलब कि वो डिफ्यूज हो चुके हैं, मतलब कि वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, मतलब कि यहां से इतने रीजन में से मेजोरिटी चार्ज कैरियर गायब हो चुके हैं। तो यहां से होल गायब हो चुके हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये रीजन को हम स्पेसिफिकली एक नाम से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेप्लेशन रीजन या फिर डेप्लेशन लेयर, है ना। तो इतने रीजन को हम क्या नाम देंगे, डेप्लेशन लेयर या फिर डेप्लेशन रीजन। अभी क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका है, और क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हुआ है। मतलब कि यहां पे हमें इतना समझ में आता है कि यहां पे प्लस से लेके माइनस की डायरेक्शन में, प्लस से लेके माइनस की डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट हो चुका है ना, और जिसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो चुका है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस प्लस एंड माइनस टर्मिनल, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे, है ना। तो ये मतलब कि एक दीवार सी बन चुकी है, अभी इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये साइड पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहां पे जो एस्टेब्लिश हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वो अभी यहां से आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और सिमिलरली यहां पे जो एस्टेब्लिश हुआ है पॉजिटिव चार्ज वो यहां से आने वाले होल को रिपेल करेंगे। अल्टीमेटली होल कहीं नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, और हमें दिखता है कि होल की मोशन हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो कुछ एक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे ये डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, है ना। लेकिन फोटोडायोड में कुछ स्पेशल केस यहां पे बनता है। फोटोडायोड के अंदर होता क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी होगा क्या पता है, अभी मान लो कि अगर मैं यही डायोड को, अगर मैं किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दूं, ये पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दूं, और ये जो एन टाइप है इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दूं वाया सम लोड, ठीक है, जैसे कि यहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गए, तो क्या होगा। तो अब प्रोसेस क्या होगी, तो वो भी समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद फोटोडायोड के पास जाते हैं। क्योंकि हमें यहां पे एक चीज नोटिस करनी है कि फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में ही यूज होता है। पॉइंट के ऊपर नोट करते जाना कि भाई फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में ही यूज होता है। फोटोडायोड कैन नॉट बी यूज इन दी फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इट कैन बी यूज ओनली इन दी रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो जब भी फोटोडायोड यूज करेंगे तो वो रिवर्स बायस कंडीशन में ही यूज होगा। और हमें पता है रिवर्स बायस कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई होती है। अगर पी टाइप, मतलब कि इसको हम एनोड बोलेंगे, अगर एनोड इज मोर पॉजिटिव देन कैथोड तो वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। अगर एनोड इज नेगेटिव देन कैथोड देन इट इज कॉल्ड द रिवर्स बायस कंडीशन। या फिर आपकी एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से अगर देखने जाए तो अगर हम ये पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे एंड एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दे तो अभी वो रिवर्स बायस कंडीशन कहलाएगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं, मैं यही पॉइंट को इस्तेमाल करता हूं। मैं क्या करता हूं, ये पी टाइप जो भी है इसको ना मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दूंगा। उसी तरीके से
ये जो एन टाइप है इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं बस यही से कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गए, फिर यहाँ से ऊपर गए और ये कनेक्शन हो गया। ठीक, तो ये कनेक्शन हो गया। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रहेगा और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, तो ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी और यहाँ के, अरे बहुत बड़ा टर्मिनल बन गया ये। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जैसे ही मैं इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे अभी पता है क्या प्रोसेस होगी। तो अभी होगा ये कि क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ भी लेना है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हमें पता है कि बैटरी का काम क्या होता है। मैं बार बार एक ही चीज हमेशा रिपीट करता हूं कि बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती है, बैटरी में से करंट निकलता है, ये गलत सेंटेंस होता है। बैटरी हमेशा एक फील्ड प्रोवाइड करती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मार्केट में घूम सके, मार्केट में मतलब कि लूप के अंदर घूम सके। तो जैसे ही बैटरी हमने कनेक्ट की, मान लो कि मैंने ये जो बैटरी कनेक्ट की है वो V वोल्ट की है ना। तो अभी होगा ये कि जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो आप देखो ये रिवर्स बायस कंडीशन में हो गया। तो अभी होगा ये कि यहाँ पे जो एन टाइप मटेरियल के अंदर जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अभी पुल होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको ना एक अट्रैक्शन लगेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मतलब कि ये सारे इलेक्ट्रॉन ना ये डायरेक्शन में पुल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि यहां से देखो, अगर मैं बोलता जाऊं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पुल होके यहां पे आ गया सर्किट के अंदर, ये पुल होके यहां पे आ गया, ये पुल होके यहां पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन सारे वाया दिस बैटरी ये रीजन में जाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जरा सोचो कि यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो उसकी जगह भरेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी जगह भरेगा ये इलेक्ट्रॉन, यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी जगह भरेगा ये इलेक्ट्रॉन, यहां पे चला गया तो उसकी जगह भरेगा ये इलेक्ट्रॉन। मतलब कि धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से आगे आगे शिफ्ट होते जाएंगे और ये पूरे सर्किट में घूमते जाएंगे। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि धीरे 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 यहां से ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शिफ्ट होते 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 ये रीजन में से गायब होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि अब मैं ये बोल सकता हूं कि पहले क्या था, पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे हमने रिवर्स बायस कंडीशन में लगा दिया तो यहां के इलेक्ट्रॉन को पुल करना स्टार्ट कर दिया बैटरी ने। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के और ड्रिफ्ट होते आगे बढ़ने लगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इसकी जगह भरेगा ये इलेक्ट्रॉन, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ने अपना स्थान खाली कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी जगह भर देगा। तो ये अगर हट गया है तो इसकी जगह ये भरेगा, सिमिलरली ये इसकी जगह भरेगा। तो इस तरीके से ना सब ऐसे जगह भरते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखने जाए तो धीरे 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 यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो भी है एन टाइप में से वो गायब होना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही गायब होना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा जो डेप्लेशन रीजन है ये धीरे 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 बड़ा होता नजर आएगा, है ना। तो मान लो कि अभी ये इंक्रीज होते होते इतना हो गया, मतलब कि यहां से पहले तो ऐसा था कि इतने ही रीजन में था, यहां तक ही था। अभी धीरे धीरे यहां से इलेक्ट्रॉन गायब होना स्टार्ट हो गए, मतलब कि अभी ये रीजन बड़ा होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो अब मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं कि अभी मोर पॉजिटिव, ये जो प्लस है ना, अभी मोर पॉजिटिव चार्ज यहां पे हम एस्टेब्लिश हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे मोर पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, अभी वो जाएंगे कहां पे। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन पुल हुए हैं और उसको ड्रॉ करवा के अभी ये जो बैटरी है वो इसको कहां पहुंचाएगी, क्योंकि बैटरी ने तो उसको एनर्जी दी है तो अभी वो यहां पे पहुंचेगी, है ना, यहां पे पहुंचेगी। ठीक है, और यहां पे ये साइड से अंदर भरना पुश करना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये रीजन में पुश होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पुश होना स्टार्ट हो जाएंगे मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से आके इसको भरते जाएंगे। फिर पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसने जंप करके इसको भरा तो इसकी जगह दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ले ली। फिर पीछे से और एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको भरेगा। ठीक है, तो यहां का इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके यहां पे आ जाएगा तो इसका स्थान ये दूसरा आने वाला इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा। मतलब कि आप देखोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके डिफ्यूज होते जा रहे हैं। और ये डिफ्यूजन प्रोसेस कहां तक जा रही है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस यहां पे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया यहां पे डिफ्यूज हुआ, पीछे एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन ने अभी जंप करके इसको भर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन नया जो आया था उसने यहां पे आके डिफ्यूज हो गया। फिर पीछे से और एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये आगे जाके डिफ्यूज हो गया, यहां का इलेक्ट्रॉन था तो वो यहां पे आके डिफ्यूज हुआ, और पीछे वाला नया जो इलेक्ट्रॉन वो यहां पे एंटर कर, मतलब कि धीरे 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 सभी ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कि आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे भी यही घटना हो रही है, यहां पे भी यही घटना हो रही है। धीरे धीरे ये जो यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना।
तो यहाँ पे इस तरीके से डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप खुद ही देखते जाओ, तो ये घटना कुछ ऐसी बनती नजर आएगी, मतलब कि यहां पे भी ये डेप्लेशन रीजन है वो आपको बड़ा होता नजर आएगा, ये आपको बड़ा होता नजर आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये भी बड़ा हो चुका है, आप देखो ये भी बड़ा हो चुका है ना। तो आप देखो अभी यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये डेप्लेशन रीजन और मोटा हो चुका है, ठीक है, मोटा ही बोलेंगे ना हम इसको, बड़ा हो चुका है। ये प्रोसेस कब तक, मतलब ये डेप्लेशन रीजन कब तक ऐसे बड़ा होता जाएगा, कब तक, कहां, क्या ऐसी कोई लिमिट है कि वहां तक वो ऐसे बड़ा होता जाएगा? जी हाँ, लिमिट तो है, लिमिट तो है। जब तक इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी के बराबर नहीं हो जाता है, मतलब कि डेप्लेशन रीजन का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, तो जब तक ये पोटेंशियल बैरियर ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता है तब तक ये डेप्लेशन रीजन इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसे इंक्रीज होते 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 एक टाइम यहां पे ऐसा आएगा कि जब इन दोनों के बीच का ये प्लस एंड ये माइनस, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल बैरियर है जिसको मैं वीबी बोल देता हूं, वीबी की वैल्यू यहां पे वी के बराबर, जो बैटरी हमने लगाई है उसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। तो अब ये प्रोसेस अपने आप रुक जाएगी, है ना। तो मतलब कि ऐसे रिवर्स में कनेक्ट करने से यहां पे हुआ क्या, ऐसे रिवर्स में कनेक्ट करने से यहां पे डेप्लेशन रीजन बड़ा हो गया, है ना, मोटा हो गया, है ना। पहले इतना था, छोटा सा था बेचारा, इतना ही था, है ना। अभी ये रीजन देखो इतना बड़ा हो चुका है ना। तो ये सारी प्रोसेस हुई यहां पे। ये जब भी इलेक्ट्रॉन पूल होंगे और सामने वाले ये पी टाइप रीजन के अंदर एंटर करेंगे और वहां पे डिफ्यूज होते जाएंगे, तब भी यहां पे एक करंट फ्लो करेगा, सर्टेन इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर का होगा, लेकिन तब भी एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम नाम देंगे ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होगा। जैसे ही यहां पे ये डेप्लेशन रीजन का पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं ना, तो ये पोटेंशियल बैरियर ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो अभी ये प्रोसेस रुक जाएगी, है ना। तो अब यहां से फोटो डायोड का काम स्टार्ट होता है। तो अब तक ये जो हमने समझा ना, ये सारी चीजें जो समझी वो सिर्फ एक बेस था फोटो डायोड को समझने का, क्योंकि यहां से अभी फोटो डायोड का काम स्टार्ट होता है। क्योंकि फोटो डायोड में जब लाइट नहीं गिर रही होती है तब ये सिचुएशन होती है, तब ये हालत होती है जो आपके सामने दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पे आप चाहो तो एनसीईआरटी में जो सेंटेंस लिखे उस तरीके से आप उसको रट्टा मार लो, चलेगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, लेकिन उसका अगर वर्किंग अच्छे से समझना है तो आपको यह समझना बहुत ही जरूरी होता है कि भाई फोटो डायोड काम कैसे करता है ना, इसका वर्किंग किस तरीके का होता है ना, और कैसे वो लाइट को सेंस करता है, उसको क्यों लाइट सेंसिंग डिवाइस बोला जाता है, स्पेशली फोटो, फोटो मतलब कि फोटोन, और फोटोन की एनर्जी जब भी उसके ऊपर आती है तब वो उसको सेंस कर लेता है, मतलब कि जब लाइट गिरती है तब यहां पे ये डिवाइस में से करंट का फ्लो होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए आपको ये बेस बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब भी फोटो डायोड के ऊपर लाइट नहीं गिर रही होती है तब ये हालत होती है, क्योंकि ये फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट होता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जब भी हम कनेक्ट किए और लाइट अभी फिलहाल नहीं गिर रही होती है तब ये सिचुएशन होती है। अभी नॉर्मल डायोड एंड फोटो डायोड में डिफरेंस क्या होता है कंस्ट्रक्शन वाइज, तो कंस्ट्रक्शन वाइज बाय एक ही डिफरेंस होता है। यहां पे ना एक कांच की खिड़की दी जाती है, अगर मैं देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो यहां पे एक कांच की खिड़की दी जाती है आपको, सर ऐसा, हाँ, एक कांच की एक विंडो दी जाती है जिसके अंदर से लाइट अंदर तक जा पाए, है ना। तो बस ये इतना ही होता है कि जहां पे डेप्लेशन लेयर होता है ना, जहां पे डेप्लेशन लेयर बना होता है वहां पे एक कांच की एक विंडो दी जाती है ताकि लाइट अंदर तक एंटर कर पाए, है ना। तो लाइट भी वन काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और जब भी गिरती है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फोटोन के फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन वाइज यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो एक ही बड़ा सा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन जो भी होता है, जहां पे ये डेप्लेशन रीजन बना होता है वहां पे एक विंडो दी जाती है जिसके थ्रू, जिसके वाया यहाँ पे लाइट अंदर तक जा पाए, है ना।
तो बस इतना कंस्ट्रक्शन वाइज हम यहाँ पे डिफरेंस बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे मटेरियल तो सेम भरा होता है ना, जो पीएन जंक्शन डायोड में होता है वही यहाँ पे होता है ना। तो ऐसा तो नहीं होता है कि एन टाइप की जगह पे यहाँ पे कोई और अलग टाइप का यहाँ पे हम यूज कर ले भाई, इसीलिए तो इसको पीएन जंक्शन बोला जाता है, क्योंकि पी टाइप एन टाइप मटेरियल से यह बनता है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई तीसरी टाइप का, मतलब कि एन प्लस टाइप, पी प्लस टाइप, ऐसा कोई अलग वेराइटी ऑफ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। सुनो, हमारे पास वेराइटी ऑफ मटेरियल नहीं होते हैं, मतलब कि जो भी है वो पी टाइप एंड एन टाइप ही है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट, ठीक है। तो उसी में काम चलाना होता है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज यही डिफरेंस होता है कि भाई यहाँ पे एक विंडो दी जाती है, एक कांच की एक खिड़की दी जाती है, देसी लैंग्वेज में समझो, कांच की एक विंडो दी जाती है जिसके थ्रू यहाँ पे लाइट अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल लाइट नहीं गिर रही है। मान लो कि अभी मैं ये विंडो के अंदर से, अभी मैंने इसको ग्रीन कलर से बता देता हूँ ये विंडो को, तो मेरे लिए ये जो विंडो दी गई है, सो ये जो विंडो है वो ग्रीन कलर से मैं इसको दिखा देता हूँ। तो मान लो कि ये मेरी विंडो है जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ठीक है। तो अभी जैसे ही लाइट अंदर गिरना स्टार्ट होती है तो क्या होगा, ये विंडो है और लाइट सडनली यहाँ पे इसके ऊपर गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ इसको, क्योंकि अभी क्या है कि ये डेप्लेशन रीजन ऐसा मोटा है और वीबी इज इक्वल टू, मतलब कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हुई है ना। तो मैं इसको अभी फिलहाल हटा देता हूं ताकि हम अभी फोटोन को इसके ऊपर गिरने दें, ठीक है। तो चलो फोटोन को गिराते हैं यहाँ पे, मतलब कि लाइट आई और अच्छे से इसके ऊपर गिरी, ठीक है। अभी ये जो लाइट होती है उसके पास भी फोटोन एनर्जी होती है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। वैसे होती ही है ऐसा नहीं है, होती ही है। इलेक्ट्रॉन भी जब भी एनर्जी रिलीज करते हैं, देखो हमेशा याद रखो, जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोन के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है, उसी तरीके से जब वो रिलीज करता है तो फोटोन के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज करता है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो लाइट आई, मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अभी आप बोलोगे कि सर वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करें, क्योंकि यहां से तो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ना, यहां से तो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो अभी कौन से इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे कि जो यहां पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। बात तो सही है आपकी। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, जो यहां पे डिफ्यूज हुए वो कौन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए, जरा याद करो, वो कौन से इलेक्ट्रॉन थे। वो वाले इलेक्ट्रॉन थे सर, वो वाले, मतलब आप खुल के बताओ ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसमें से 4 कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं और एक अकेला बेचारा फ्री होता है जो थर्मल एनर्जी लेके भी चला जाता है ना, फ्री हो जाता है। तो वो जो डोनेट हुआ था 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन, वो जा चुका है ना। वो 4 जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर थे वो तो भैया वहीं के वहीं है, वो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला जो स्ट्रक्चर है वो तो वहीं का वहीं है ना। वो थोड़ी ना कहीं गया है, वहां से थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन निकले। ये जो हम एक्स्ट्रा दिखाते हैं, ये जो सारे रेड कलर के मैंने दिखाए हैं, वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, वो भाई 5वें नंबर वाले जो बॉन्ड में जुड़े नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। बाकी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फिलहाल अभी भी यहां पे है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये जो फोटोन जो भी गिरेगा इसके ऊपर, फोटोन के पास अपनी एनर्जी होती है ना, जिसको हम एच म्यू से डिनोट करते हैं। स्पेशल फ्रीक्वेंसी वाले यहाँ पे जो भी फोटोन आते हैं, गिरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, जो 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन वो तो गायब है, वो तो जा चुका है, वो तो डिफ्यूज हो चुका है सामने वाले रीजन के अंदर, है ना। देखो ये डिफ्यूज हो चुके हैं सारे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है ना। यहां कहीं पे कोई एक ऐसा एटम होगा कि जिसके सराउंडिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, वैसे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होंगे जो यहाँ पे ऐसे शेयरिंग के स्ट्रक्चर में होंगे, है ना, ऐसे शेयरिंग में होंगे, है ना। तो मैं वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है। तो वो इलेक्ट्रॉन अभी पिक्चर में आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन अभी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि अभी जो यहां से फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो मैं एक छोटा सा एक एटम ही बता देता हूं आपको, ठीक है। तो मान लो कि ये एक एटम है, ठीक है, और ये रहा यहाँ पे इसका बॉन्डिंग, और ये रहा इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ऐसा मान लेते, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, बॉन्डिंग में था, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उस तरीके से यहाँ पे भी है, ऑर्बिट में अंदर ऐसे बॉन्डिंग है, ठीक है, बॉन्डिंग में था। तो अभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, उसको मैंने ब्लैक कलर से दिखा है।
मान लो कि ये एनर्जी, फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल चुका है। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये ब्लैक कलर को हटा देता हूं, और यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, अभी यहां पे एक होल जनरेट हो जाएगा, मतलब मैंने इसको ब्लू कलर से दिखा दिया, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन जो जा चुका है वो यहां कहीं पे आ गया है ना, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के, वो यहां कहीं पे आ चुका है। उसी तरीके से ये एक एटम थोड़ी ना होगा, यहां पे ऐसे बहुत सारे एटम होंगे जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर है। वो ये फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, धीरे धीरे यहां से निकलना स्टार्ट कर देंगे ना, यहां से निकलना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे जितने भी एटम है सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना स्टार्ट कर देंगे, सारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितने निकल सकते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब कि यहां पे हमें क्या दिखाई देगा, अभी यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर अभी हमें होल जनरेटेड दिखाई देगा, है ना, होल का जनरेशन दिखाई देगा। जैसे कि यहां पे दो निकल चुके हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे आ चुके हैं, ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के वो बाहर निकल चुके हैं। अभी यहां पे एम्प्टी स्पेस आई ना, तो अभी ये एम्प्टी स्पेस को कौन भरेगा, तो यहां के जो ये इलेक्ट्रॉन है ना जो डिफ्यूज हो चुके, वो इलेक्ट्रॉन आके अभी इसको भरना स्टार्ट कर देंगे, है ना, अभी वो इसको भरना स्टार्ट कर देंगे, यहां पे थे अभी वो इसको भरना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब यह होता है कि जैसे एनर्जी गिरती है, फोटोन एनर्जी गिरती है, तो ये वाले रीजियन के अंदर से जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे इलेक्ट्रॉन, सारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बॉन्ड को तोड़ के फ्री होना स्टार्ट करेंगे। और जैसे वो फ्री होना स्टार्ट करेंगे, वैसे यहां पे जो डिफ्यूज हो चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन अभी वहां से निकल के ये वाले होल को जनरेट भरना स्टार्ट कर देंगे, है ना, तो ये वाले होल को भरना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि धीरे धीरे देखो, जैसे लाइट गिरती जाती है, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी लेके यहां पे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब कि यहां पे जो पहले ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो गायब हो चुके थे, वो अभी धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, धीरे 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 लाइट गिरने के कारण वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि मैं अभी यहां पे ये बोलूंगा कि धीरे 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 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर होना स्टार्ट कर देंगे, फ्री होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वापिस क्या होगा, वापिस यहां पे ये डेप्लेशन रीजन जो भी है वो वापिस यहां से छोटा होता जाएगा, है ना, क्योंकि अभी वापिस यहां पे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो चुके हैं लाइट के गिरने के कारण, तो वापिस ये डिप्लेशन रीजन छोटा हो गया। सिमिलरली यहां से क्या होगा, तो यहां के इलेक्ट्रॉन जो अभी फिलहाल होल में बैठे, वो यहां के होल को भरना स्टार्ट कर देंगे, है ना, यहां के होल को, मतलब कि जहां पे है वहां से निकल के यहां के होल को भरना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से भी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो मतलब कि यहां पे भी होल का जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया वहां पे, तो यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको भरेगा, तो यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको भर देगा। तो इस तरीके से आप देखो तो आपको यहां पे ये नजर आएगा कि ये साइड से ना होल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन ना आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहां से होल जनरेट होना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां से इनको हटा देता हूं और यहां पे होल दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पे होल दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे वापिस यहां पे डेप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, डेप्लेशन रीजन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे होल वापिस जनरेट हो जाएंगे, यहां पे होल वापिस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होल वापिस जनरेट हो गया, तो इसकी वजह से हुआ क्या, तो यहां से भी ये डेप्लेशन लेयर जो भी है, डेप्लेशन रीजन है, वो शिफ्ट हो गया, मतलब कि छोटा हो गया, ठीक है। तो मतलब कि पहले जैसी सिचुएशन थी वैसा हो गया यहाँ पे, है ना, पहले जैसी सिचुएशन थी उस सिचुएशन में वापिस वो आ जाएगा, है ना। तो ये घटना बनेगी, आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, धीरे 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 ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये साइड पे जाएंगे, तो उसकी जगह यहाँ पे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो पहले थे, हमने पहले ब्लू एंड रेड दोनों को मर्ज करके दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेप्लेशन रीजन वापस छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये छोटा होना स्टार्ट होता है तो अभी बैटरी अपना काम करना स्टार्ट करती है। बैटरी चाहेगी कि अरे भैया ये तो डेप्लेशन रीजन वापस छोटा हो गया, छोटा हो गया मतलब कि अभी ये जो पोटेंशियल बैरियर था नाउ इट इज लेस देन वी हो गया, तो अभी ये बैटरी अपना काम करना स्टार्ट करे, तो बैटरी क्या करेगी, वापस इसको पुल करके ये साइड पे भेजना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि वो वापस यहां पे इलेक्ट्रॉन को कम करके ड्रॉ करवा के सामने वाली साइड पे ले जाएगी, मतलब कि वापस वो क्या करेगी, ये डेप्लेशन लेयर को बड़ा करना स्टार्ट कर देगी, है ना, डेप्लेशन लेयर की विड्थ को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, और यहां पे यही चक्कर में एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट।
तो वापस बैटरी अपना काम कर देगी और वो VB इज इक्वल्स टू वीक कंडीशन को लाने के लिए ये डेप्लेशन रीजन को वापस बड़ा करना स्टार्ट कर देगी, विथ को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। और उसके लिए वो क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को ये डायरेक्शन में यहां पे ड्रॉ करवा के पी टाइप में वापस डिफ्यूज करवाना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो इसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये डायरेक्शन में होगा तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में मान सकते हैं। तो इसकी वजह से तब ये जो करंट फ्लो होता है जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, है ना। तो वापस धीरे 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 डेप्लेशन रीजन बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, वापिस और लाइट गिरेगी, वापिस डेप्लेशन रीजन छोटा होगा, वापिस यहां पे बैटरी अपना काम करेगी, डेप्लेशन रीजन को बड़ा करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से लाइट छोटा करती है और ये बैटरी वापिस उसको बड़ा करने की कोशिश करती है ना। तो इस तरीके से ये झंझट के अंदर, यही चक्कर के अंदर करंट का जो फ्लो होता है उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखो, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट किसकी वजह से आया, रिवर्स सैचुरेशन करंट आया किसकी वजह से। तो आप अगर नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट भाई साहब आता है लाइट की वजह से। अगर लाइट गिरती ही नहीं तो भाई वो जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर आते ही नहीं बॉन्ड को तोड़ के, और अगर बाहर नहीं आते तो भैया डेप्लेशन रीजन छोटा ही नहीं होता, और डेप्लेशन रीजन छोटा ही नहीं होता तो भैया ये कौन सा रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता, है ना। सीधी सी बात है। तो अल्टीमेटली ये रिवर्स सैचुरेशन करंट पिक्चर में क्यों आया, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट पिक्चर में इसलिए आया क्योंकि लाइट गिरी, लाइट के गिरने के कारण लाइट की फोटोन एनर्जी को वो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, और वो एब्जॉर्ब करके क्या होकर क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया ना, वो फ्री होना स्टार्ट कर दिया। और जैसे वो फ्री होते गए वैसे वैसे डेप्लेशन रीजन छोटा होता गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ने लगी, है ना। तो इसकी वजह से ये डेप्लेशन रीजन छोटा होने लगा, और जैसे ही छोटे होने लगा तो उस तरीके से यहां से के जो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज हो चुके वो यहां पे आके, क्योंकि यहां पे होल जनरेट होना स्टार्ट हो गए तो वो इसको भरने लगे, और तो इसका मतलब ये हो कि यहां से भी डेप्लेशन रीजन छोटा होना लगा, है ना, छोटा होने लगा। तो इसकी वजह से हमें ये डेप्लेशन रीजन छोटा होना नजर आएगा, छोटा होता नजर आएगा लाइट के गिरने के कारण। लेकिन जैसे बैटरी को पता चला कि भाई ये तो ऐसी घटना हो रही है, ये तो मेरे खिलाफ काम हो रहा है ना, तो वो अभी अपना काम करेगी। तो वो अपना काम क्या करेगी, तो वापिस वो अपनी एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को यहां से ड्रॉ करवा के सामने वाले पी टाइप के अंदर डिफ्यूज करवाना स्टार्ट करेगी, मतलब कि वापिस ये डेप्लेशन रीजन बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी चक्कर में यहां पे एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये फोटोडायोड काम करता है। आई होप सो कि आपको ये वर्किंग समझ में आया होगा, है ना। तो क्योंकि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इसीलिए फ्लो हुआ क्योंकि यहां पे क्या हुआ था, यहां पे लाइट गिरी थी और लाइट के कारण डेप्लेशन रीजन छोटा हुआ था। जितना यहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने ज्यादा मात्रा में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर से, उतना डेप्लेशन रीजन पतला होता जाएगा, है ना, छोटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। उतना ये बैटरी क्या करेगी, उसको बड़ा करने के लिए अपनी जी जान लगा देगी और यहां से वापस एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे, आप नोट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट जब भी गिरती है, जब जब लाइट गिरेगी तब तब ये करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइट सेंसिंग डायोड। जब भी लाइट गिरेगी तब वो करंट का फ्लो देगा, जब भी लाइट गिरेगी तभी वो करंट का फ्लो देगा, ये बोलना सही रहेगा, है ना। लाइट नहीं गिरेगी तब तो भाई ये डेप्लेशन रीजन मोटा ही होगा, और ये डेप्लेशन बैरियर, पोटेंशियल बैरियर जो भी होगा वो V के बराबर, जितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की उतने पोटेंशियल के बराबर होगा, मतलब कि उसके बाद वो बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही लाइट गिरना स्टार्ट करती है इलेक्ट्रॉन यहां से कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के निकलना स्टार्ट करेंगे, डेप्लेशन रीजन जो भी है वो छोटा होना स्टार्ट कर देगा और बैटरी अपना काम वापस स्टार्ट कर देगी और वो डेप्लेशन रीजन को बड़ा करना स्टार्ट करेगी और वापस करंट का फ्लो करवाएगी, ठीक है। तो ये चक्कर में हम ये बोल देते हैं कि भाई फोटोडायोड लाइट को सेंस करता है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अंदर अंदर ये घटना हो रही है ना, लेकिन हम इसको बोलने के लिए यही बोलेंगे कि इट इज दी लाइट सेंसिंग डायोड। जब भी लाइट गिरती है तब वो उसको सेंस कर लेता है और हमें करंट देता है, सिग्नल के तौर पे करंट देता है, ऐसा हम बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फोटोडायोड, ठीक है। थोड़ा अंदर जाके हमने देख लिया, बाकी आपको लिखना है तो एनसीईआरटी के जो हिसाब से जो सेंटेंस लिखे गए आप उसको लिख दो, चलेगा, ठीक है। और जितनी सेंसिटिविटी ज्यादा, सॉरी सेंसिटिविटी नहीं बोलेंगे,
जितनी इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उतना ये डेप्लेशन रीजन क्या होगा, पतला हो जाएगा, और पतला, इतना ही हो गया तो उसको और मोटा करना पड़ेगा। मतलब जितना था पहले मोटा था ना, जब ये लाइट नहीं गिर रही थी तब जितना मोटा था उतना मोटा तो ये बैटरी करेगी ही करेगी, वो उसको छोड़ेगी नहीं, है ना। तो उसके लिए और ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो आप देखो ये करंट का जो भी प्लॉट है, आपको रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, ये ग्राफ को देखो, जितना यहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पे माइक्रो एम्पियर में ही करंट का फ्लो होगा, कोई मिली एम्पियर में नहीं होगा। मिली एम्पियर का करंट डायोड के केस में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में ही हमें मिल सकता है ना। तो ये जो करंट होगा वो डेफिनेटली करंट माइक्रो एम्पियर रेंज का होगा, लेकिन जितनी सेंसिटिविटी सॉरी जितनी इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा उतना ज्यादा माइक्रो एम्पियर का करंट हमें यहाँ पे फ्लो होता नजर आएगा, है ना। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना माइक्रो एम्पियर करंट यहाँ पे ज्यादा होगा, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हो, जितनी सेंसिटिविटी बोल रहा हूँ बार बार, जितनी इंटेंसिटी लाइट की, जो गिरने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा माइक्रो एम्पियर का करंट आपको यहाँ पे फ्लो है, क्योंकि सीधी सी बात है जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलेंगे, तो उतना डेप्लेशन रीजन पतला हो जाएगा, और पतला हो गया होगा, है ना। तो उसको और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा ना, एकदम पतला है तो उसको वापस वही साइज में मोटा करना है, तो उसके लिए बैटरी को ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पूल करके सामने भेजना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे ज्यादा करंट हमें फ्लो होता नजर आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, इस तरीके का वर्किंग होता है फोटो डायोड का। आप होप सो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ चुका है, फोटो डायोड का वर्किंग आपको समझ में आ चुका है, आई होप सो, ठीक है। तो अगर मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये फोटो डायोड का कैसा होता है, तो फोटो डायोड को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा यूज करते हैं। मैं इसको ब्लैक कलर से ही आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो डायोड। सर ये तो सिंपल डायोड का ही हुआ ना। अरे भाई एक मिनट रुको तो सही, मैं आपको समझाता हूं। ये हो गया इसका P, ये हो गया इसका N, और यहाँ पे हम लाइट को गिरती दिखाएंगे, ठीक है। तो लाइट को हम गिरती यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। तो अब ये फोटो डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब इसको अच्छे से दिखाओ, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना। तो ये अल्टीमेटली कुछ ऐसा दिखाते हैं कि इसके ऊपर लाइट गिरेगी और ये लाइट को सेंस करेगा। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो डायोड, है ना। हम इसको बोलेंगे सिंबल, सिंबल ऑफ फोटो डायोड, ठीक है। तो ये हो गया इसका वर्किंग, फोटो डायोड का वर्किंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। देखो फोटो डायोड हमने देख लिया, फोटो डायोड का काम क्या होता है, लाइट को सेंस करना, ठीक है। और जब भी मतलब कि उसके ऊपर लाइट गिरेगी तब यहां से मतलब कि करंट का फ्लो हमें दिखेगा, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि भाई फोटो डायोड हमें लाइट को सेंस करके देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एलईडी। तो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब कि एक स्पेशल तो हमने देख लिया, दैट इज द फोटो डायोड। अभी नेक्स्ट देखने वाले दैट इज द लाइट एमिटिंग डायोड। ज़्यादातर हम इसको एलईडी के नाम से जानते हैं, और आज की जनरेशन में हम सीएफएल को भूल चुके हैं और एलईडी को ही यूज़ करते हैं, है ना। उसके बहुत सारे एडवांटेज है एलईडी के, वो सारे एडवांटेज हमें तो वैसे पता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिखा है तो हम उसको भी देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट एमिटिंग डायोड के यूज़ बहुत सारे हैं, और स्पेशली अगर आपने देखा हो तो सिर्फ एक कलर की नहीं, मल्टीपल कलर की एलईडीज आती है मार्केट के अंदर, और हम यूज भी करते हैं। दिवाली के अंदर हम ये लाइटनिंग जब भी करते हैं तब ऐसे केस में हम ऐसी कलरफुल लाइट को हम यूज करते हैं। हमारे घर में जो बल्ब होते हैं वो भी एलईडी बल्ब है, इतना ही नहीं हमारा जो टीवी है वो भी एलईडी वाला आता है, और बड़ी बड़ी एलईडी की पैनल भी यूज होती है। अगर कहीं पे आपको कहीं प्रोग्राम में गए हो तो वहां पे देखना, तो पहले प्रोजेक्टर यूज होते थे, अभी प्रोजेक्टर निकल चुके हैं और पूरा एक एलईडी का स्क्रीन आ जाता है। मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस करता है। तो बोलने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि
मैक्सिमम यूज होने वाले अगर कोई डायोड है तो वो है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका मैक्सिमम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। अगर हम देखें तो मैक्सिमम यूज करते हैं, है ना। हमारे घर की लाइट से लेके सीरीज जो लगती है दिवाली में, वो सीरीज से लेके हमारा जो टेलीविजन है, आज टीवी भी जो भी है वो अभी एलसीडी पैनल नहीं आती, अभी एलईडी पैनल आने लगी है ना। तो आपका लैपटॉप की जो लाइट है वो भी एलईडी पैनल है। तो इस तरीके से आप देखो तो मतलब कि हर एक जगह पे हमें ये एलईडी मिल जाएगी, मतलब कि लाइट एमिटिंग डायोड मिल जाएगा। तो मैक्सिमम यूज हम जो भी करते हैं वो लाइट एमिटिंग डायोड का यूज करते हैं। इवन आपने अगर देखा हो तो रिमोट के अंदर भी आपका जो सिग्नल सेंड होता है आपके रिसीवर तक, मतलब कि आपका जो सेटअप बॉक्स लगा है वहां तक जो सिग्नल सेंड होता है वो भी वाया दिस एलईडी बल्ब ही होता है ना। अगर आपने देखा हो तो वहां पे आपको रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती नजर आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, मतलब कि सबसे बड़ा यूज होने वाला अगर कोई डायोड हो तो वो है लाइट एमिटिंग डायोड। अभी ये लाइट एमिटिंग डायोड में अगर हम थोड़ा सा अंदर जाए तो हमें यह समझना है कि भाई ये लाइट एमिटिंग डायोड, एक डायोड लाइट को कैसे एमिट कर सकता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कैसे यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट यहां से निकलती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है ना, कि यहां से लाइट क्यों निकलती है। तो यहां पे हमें यह जानने की जरूरत है कि भाई लाइट निकलने के पीछे कोई तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल है कि जो इसको लाइट को एमिट करवा रहा है। लाइट तभी एमिट हो सकती है जब कुछ एनर्जी रिलीज होती हो, है ना, सीधी सी बात है। क्योंकि ये जो एनर्जी जो हम लाइट बोलते हैं ना, अल्टीमेटली वो एक फोटोन है। वो अल्टीमेटली क्या है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक फोटोन है, और फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई तो है कि जो यहां पे एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और यही एनर्जी का रिलीज होने के टाइम पे जो हमें वेवलेंथ, अगर वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में है तो हमें उस कलर की लाइट दिख जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हो रही है, और हमें बस यही पता लगाना है कि वो कौन सी एनर्जी है कि जो यहाँ पे रिलीज हो रही है, या फिर कौन है जो यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है, और कब वो एनर्जी को रिलीज करता है ना, और क्यों यहाँ पे एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोलूं कि फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है कि जो यहाँ पे एनर्जी को रिलीज कर सके। सीधी सी बात है ना। ये तो फैक्ट बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है। हमने यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर देखा था, स्पेसिफिकली हमने वहां पे न्यूक्लियस के अंदर नहीं, एटॉम्स के अंदर देखा था कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं तो डेफिनेटली वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर देते हैं। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये कौन से कलर की लाइट हमें प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे ना वो पर्टिकुलर यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वो कलर मिल जाएगा, है ना। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पे हम एनर्जी कैसे, मतलब कि रिलीज कर रहे हैं वो सोचे, है ना, वो कैसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ इसलिए उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया। तो एक्चुअल में डायोड के अंदर होता क्या है, जब भी एलईडी को हमें यूज करना होता है तो एलईडी हमेशा हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगाते हैं। मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड जब भी हमें यूज करना है तो ऐसे केस में हम वो डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगाएंगे। फोटो डायोड के केस में लाइट को सेंस करना था तो उसको हम रिवर्स बायस कंडीशन में लगाए थे। अभी यहां पे हमें लाइट चाहिए तो लाइट को एमिट करवाना है, मतलब कि फोटोन को एमिट करवाना है, तो ऐसे केस में हम इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगाएंगे। तो होता यह है कि अगर हम इसको समझने जाए तो घटना यह घटेगी कि भाई मान लो कि मेरे पास एक डायोड है। वापस वही स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वापस वही स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा सा पॉइंट है तो छोटे पॉइंट की तरह देखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा डायोड है। सो दिस इज द डायोड। मान लो कि ये नॉर्मल डायोड है। हम सिर्फ पहले नॉर्मल डायोड को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पता है कि जब भी नॉर्मल डायोड के अंदर, जब भी मैं यहाँ पे, ये मान लो कि ये जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन है, जब भी मैं यहाँ पे पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल को फेड करूंगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं, दैट यू ऑलरेडी नो कि वो प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं। वो प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस नाम देते हैं ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ऑलरेडी यहां पे कुछ डेप्लेशन रीजियन का जनरेशन हो चुका है, मतलब कि ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, तो ये डेप्लेशन रीजन बन चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एस्टैब्लिश हुआ होगा और वो साइड पे नेगेटिव चार्ज, तो वो सब मार्किंग वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एस्टैब्लिश हुआ होगा। अगर मैं ये साइड पे देखूँ तो यहाँ पे जो भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे वो गायब हो चुके हैं, वो सारे डिफ्यूज हो चुके हैं, और जो बाकी के बचे हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन, पांचवा जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। उसी तरीके से यहाँ पे सारे होल होंगे, है ना, यहाँ पे सारे इस तरीके से होल होंगे, हमें होल नजर आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होल तो होंगे, लेकिन वो डिफ्यूजन के दौरान क्या हो चुके हैं, डिफ्यूज हो चुके हैं। तो मतलब कि मैं इसके अंदर वो रेड कलर से इसको मैं भर दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ ये डिफ्यूज हो चुका है, ये भी डिफ्यूज हो चुका है, ये भी डिफ्यूज हो चुका है, सिमिलरली ये भी डिफ्यूज हो चुका है, ये भी डिफ्यूज हो चुका है, एंड ये भी डिफ्यूज हो चुका है। तो इस तरीके से मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। और यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ डेफिनेटली कि फिलहाल ये प्लस ये माइनस की वजह से ये डायरेक्शन में हमें एक फील्ड नजर आएगा, है ना, ये डायरेक्शन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ नजर आएगा। अभी सोचो जरा कि अगर मैं यही डायोड को इसी कंडीशन में, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूँ, फॉरवर्ड बायस में मतलब कि उसका एनोड शुड बी मोर पॉजिटिव देन कैथोड। तो अगर मान लो कि मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट कर दिया, और उसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूं, और वो साइड पे मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूं। तो नाउ इट इज इन दी फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो ये हो गई फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक, तो ये हो गई फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक, तो ओके, हाँ, तो ये हो गई फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो अभी होगा क्या, हमें पता है कि भाई ऐसी कंडीशन के दौरान, ये मान लो कि लोड रेजिस्टर मैंने लगा है, मान लो कि मैंने यहाँ पे वी पोटेंशियल की बैटरी लगाई है, तो डेफिनेटली आप देखो यहाँ पे ये बैटरी ने ये डायरेक्शन में एक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, और ये फील्ड हालांकि जो भी है मैं इसको ई नाम दे देता हूँ, और जो ऊपर वाला जो फील्ड है, जो डेप्लेशन रीजन का फील्ड है, इसको मैं E0 नाम दे देता हूं। मुझे पता है कि यहाँ पे E इज ग्रेटर देन E0 है, और ये जो फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली मुझे जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा वो ये डायरेक्शन में मिलेगा, और कितना मिलेगा, तो E माइनस E0 के बराबर मिलेगा, है ना, E माइनस E0 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी होगा क्या, इसकी वजह से अभी ये होगा कि भाई ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी ये एक्सटर्नल बैटरी की वजह से यहाँ पे उनको एनर्जी मिल चुकी है, तो अभी ये जो बैरियर है ना, वो बैरियर टूट जाएगा, ये बैरियर टूटेगा, है ना, ये बैरियर जो भी है वो टूटेगा, और टूटने के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे ये रीजन को क्रॉस करके, जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप मटेरियल के अंदर आए होल के अंदर डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि ये बैरियर टूटेगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे, और ये जो होल है इसको भरते जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जरा ध्यान से समझो कि ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे पी टाइप एंड एन टाइप के लिए जब भी एनर्जी डायग्राम देखा था, अगर आपको याद हो तो एनर्जी डायग्राम देखा था, तो उसमें हमने एक चीज वहां पे मेंशन की थी। अगर मैं आपको वो स्लाइड के अंदर ले जाऊं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, कि हमने वहां पे एक चीज मेंशन की थी काफी पीछे। ओके, ये देखो, तो जो भी डोनर होते हैं, मतलब कि डोनर टाइप की अशुद्धि होती है, ऐसे केस में ये जो डोनर एनर्जी लेवल होता है, मतलब कि जो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो भी होता है, जो यहाँ पे बॉन्डिंग में कनेक्टेड नहीं है ना, जो यहाँ पे हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर जो अटैच नहीं है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, या फिर डोनेटेड इलेक्ट्रॉन जो भी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो भी होती है वो कंडक्शन बैंड के करीब करीब नजदीक होती है ना, करीब करीब नजदीक होती है। अभी ये मतलब कि हम ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी का गैप है यहाँ पे कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए, मतलब कि उसको फ्री होने में काफी कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर है ना। तो वो सारे वैलेंस बैंड में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं उनको, और वो कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे ईडी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी हीट एनर्जी चाहिए, और वो थर्मल एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है,
तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जब भी किसी होल को भरेंगे तो वो होल जो भी होगा वो कहां पे होगा, तो होल जो भी होगा वो भाई साहब वैलेंस बैंड में होगा, है ना। तो उसको जब भी भरेंगे तब डेफिनेटली वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर आते हैं, है ना। और जब भी वो हायर से लोअर एनर्जी की ओर आते हैं और यहां पे डिफ्यूज होते हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जी रिलीज करेंगे, ना कि गेन करेंगे, वो एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना। तो यहां से हमने ये चीज समझा, हमने ये चीज नोटिस कर ली। देखो मैं इसी को ना वापस यहाँ पे उठा लेता हूँ, वहां पे लेके जाता हूँ, ठीक है। यही स्क्रीनशॉट उठा लेते हैं और उसको वहां पे लेके जाते हैं ताकि हम वहां पे इसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है। तो चलिए वापस वो स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको वापस यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अभी होगा क्या यहाँ पे घटना ये घटेगी, इसको ध्यान से समझिए। तो ये एलईडी की लाइट के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने ये बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है अभी उनको एनर्जी मिल चुकी है, तो ये पोटेंशियल बैरियर को तोड़ के यहाँ पे आने वाले जो भी आपको होल दिख रहे हैं उसके अंदर जाके डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे, ये सारे होल को भरना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन रीजन को क्रॉस करके ये जो पी टाइप मटेरियल है उसमें जो होल है उसको भरना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जरा सोचो कि ये जो होल होते हैं ना ये कहां पे होते हैं, ये भाई वैलेंस बैंड के अंदर होल होते हैं ना। ये जो होल होते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। याद करो ट्राईवैलेंट अशुद्धि, और ट्राईवैलेंट का मतलब ये होता है कि उसके पास वैलेंसी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब कि वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ेंगे और एक एम्प्टी स्पेस बचेगा जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही हमें नजर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारे जो भी होल है वो कहां पे है, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, मतलब कि वैलेंस ऑर्बिट में है। और ये इलेक्ट्रॉन जब भी जो ये इलेक्ट्रॉन जो भी है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, फ्री है तो ही तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं ना। अगर फ्री नहीं होते अगर और वो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर होते तो ये ऐसे मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो बंधन में होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारे फ्री हो चुके हैं तभी तो वो ये डेप्लेशन रीजन को क्रॉस करके आगे बढ़ पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि दे आर हैविंग सम एनर्जी विच इज नियरर टू द कंडक्शन बैंड। तो ऑलमोस्ट आप बोल दो कि वो कंडक्शन बैंड में है, वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे है, कंडक्शन बैंड में। और अगर नहीं भी है तो ऐसे केस में भाई उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब करीब नजदीक ही होता है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास हायर एनर्जी है, और जब भी वो किसी वैलेंस ऑर्बिट में हुए, ये जो होल है वैलेंस ऑर्बिट का जो होल है उसके अंदर जाके बैठेगा तो डेफिनेटली उसको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो इट इज हैविंग सम हायर एनर्जी और ये जो होल है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो अगर वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट को अचीव करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी एनर्जी, है ना। जैसे कि यहां पे देखो ये वाला जो होल है, मान लो कि जो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है वो इसको भरेगा, ध्यान से सुनना। कंडक्शन बैंड में जो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि यही वाला इलेक्ट्रॉन है जो इसको भरना चाहता है और इसने इसको भर दिया, तो जब भी वो इसको भरेगा ना तब आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन पहले हायर ऑर्बिट में था, मतलब कि हायर एनर्जी लेवल पे था, और वहां से नीचे आके वो इसको भरेगा। और जब भी वो इसको भरेगा तो डेफिनेटली वो हायर से लोअर एनर्जी में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट हैज टू रिलीज सम एनर्जी, है ना। ये सीधा सा नियम है भाई, ये सीधा सा नियम है कि भाई इसको कंपलसरी एनर्जी को रिलीज करना ही पड़ेगा। हायर एनर्जी लेके वो लोअर एनर्जी के स्टेट में नहीं आ सकता है ना। ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी यही रहती है कि जब भी वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएंगे तो दे विल लूज देयर एनर्जी। और उनकी जो एनर्जी लॉस होती है ना वो कौन से फॉर्म में होती है, तो वो फोटोन के फॉर्म में होती है। ये एनर्जी का लॉस जो भी होता है या फिर एनर्जी जो भी वो रिलीज करता है वो हमेशा फोटोन के फॉर्म में होता है। मतलब कि यहाँ पे कुछ फोटोन निकल रहे हैं जिसके पास कुछ वेवलेंथ होगी, यस और नो। जैसा वहां पे हमने देखा था एटॉम्स के अंदर कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करते हैं तब डेफिनेटली वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, कितना गैप है यहाँ पे देखो, इतना गैप है। तो इतने गैप के बराबर, इसको मैं ना बैंड गैप एनर्जी भी बोल सकता हूं, है ना। तो बैंड गैप एनर्जी, दो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी, दो बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसके बराबर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर मान लो कि इसमें से जो वेवलेंथ निकली, जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ हमें रेड कलर की दिख रही है, विजिबल स्पेक्ट्रम में वो रेड कलर प्रोवाइड करती है, तो डेफिनेटली हमें वो एनर्जी रिलीज होने के टाइम पे रेड कलर का रेडिएशन दिखेगा।
जिसको हम बोलते हैं रेड एलईडी लाइट। अगर उसकी वेवलेंथ ग्रीन कलर को शो करती है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ है, तो ऐसे केस में हमें वो ग्रीन कलर की लाइट इमिट करती नजर आएगी। तो अल्टीमेटली ये है क्या, ये यही तो है, यही तो है कि जो हायर एनर्जी से जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट किया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले और वो जब भी यहाँ पे होल में को भरेंगे तो होल कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में है। और यहां से जो ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कौन से बैंड में है, वो कंडक्शन बैंड में, उनके पास कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो होल है वो वैलेंस बैंड के अंदर है। तो जब भी वो होल को भरेंगे तब डेफिनेटली यहां पे वो एनर्जी का जो गैप होगा उन दोनों के बीच का, वो गैप जितनी एनर्जी यहां पे फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा। और अगर वो रिलीज हुई एनर्जी की वेवलेंथ अगर रेड कलर को इंडिकेट करती है तो डेफिनेटली हमें रेड कलर का लाइट वहां पे दिखेगा। अगर वो येलो कलर को इंडिकेट करते हैं तो येलो कलर की लाइट दिखेगी। अगर वो ब्लू कलर की इंडिकेट करते तो ब्लू कलर दिखेगा। ग्रीन कलर की इंडिकेट करते हैं तो ग्रीन कलर दिखेगा। तो इस तरीके से यहां पे हमें कलर नजर आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलईडी लाइट है इसका फंक्शनिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। बस यहां पे हमें करना यह है कि जो कलर हमें चाहिए वो कलर की वेवलेंथ यहां पे रिलीज करवानी है। तो उसके लिए जो भी मॉडिफिकेशन हो सकता है वो मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना। सीधी सी बात है। तो इतना ही तो करना है यहां पे, ठीक है। तो देखो, when the diode is forward bias, electrons are sent from N to P। सीधी सी बात है, फॉरवर्ड बायस जब भी होगा तब यहां से इलेक्ट्रॉन्स N से P की ओर जाएंगे। एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम P टू N, मतलब कि होल हमें उसके सामने P से N जाते नजर आएंगे। Thus at the junction boundary on either side of the junction, excess minority carriers are there which recombine with the majority carriers near the junction. On recombination, the energy is released in the form of photons and photons with energy equal to or slightly less than the band gap are emitted. Equal to या फिर slightly less than मतलब कि ED, ठीक है, लेस देन द कंडक्शन बैंड, ठीक है, लेस देन द बैंड गैप आर एमिटेड, ठीक है। तो यहां पे हमें यह ध्यान में रखना है कि जब ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होते हैं ना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये होल के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैंने समझा क्यों एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कहना क्या चाहता है। ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि भाई these electrons are having the higher energy, they are free, they are in the conduction band। एनर्जी से देखें तो वो कंडक्शन बैंड में है और ये होल कहां पे है, तो वैलेंस बैंड के अंदर है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको ग्रैब करेंगे तो डेफिनेटली उनको गैप जितनी, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ना, उतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग दी हायर एनर्जी कंपेयर टू दिस होल। तो ऐसे केस में उसको होल को ग्रैब करना है तो डेफिनेटली उनको वो एनर्जी लेवल को अचीव करना पड़ेगा जो होल की एनर्जी है ना। तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी एंड यही रिलीज हुई एनर्जी हमें ये कुछ कलर की लाइट देगी, है ना। The semiconductor used for fabrication of visible LEDs must at least have a band gap of 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर हमें कलर देने वाली एलईडी निकालनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो डेफिनेटली गैप कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर द मेकिंग एलईडीज ऑफ डिफरेंट कलर्स। जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड 0.6 P 0.4 whose gap is 1.9 electron volt is used for the red LED. Similarly, gallium arsenide gap is approximately 1.4 electron volt is used for making the इंफ्रारेड एलईडी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ ऐसे मटेरियल यहां पे यूज करेंगे जो अशुद्धि के तौर पे हम यूज करते हैं ना, वो कुछ ऐसे मटेरियल यूज करेंगे कि जो हमें यहां पे गैप इतना प्रोवाइड करे। और इतना गैप होगा तो इसके इक्विवेलेंट जो भी वेवलेंथ यहां पे निकलेगी वो डेफिनेटली हमारी रेड कलर की वेवलेंथ होगी, है ना। वो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी को शो करेगी। दैट्स व्हाई वहां पे हमें रेड कलर दिखेगा, है ना। अगर गैप 1.4 है तो ऐसे केस में जो भी यहां पे वेवलेंथ निकलेगी ये गैप के रिलेटेड आप इसके वेवलेंथ निकाल सकते हो। वेवलेंथ निकालना बहुत ही आसान है, E इज इक्वल टू hc/λ। तो यहां से आप लैम्बडा निकाल सकते हो, E इतना ले लो और यहाँ पे इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। C पता है, H प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू प्लेस करो तो आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। और देखना वो वैल्यू जो भी है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आएगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इंफ्रारेड एलईडी यहाँ पे हम यूज करें, मतलब कि इंफ्रारेड
स्पेक्ट्रम में हमें लाइट नजर आएगी। वैसे वो तो नजर नहीं आती है, लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की यहाँ पे वेवलेंथ रिलीज होगी, है ना। तो इस तरीके से एलईडी बनाई जाती है ना। तो जस्ट यहाँ पे सारा खेल किसका है, मटेरियल का है। मटेरियल ऐसा यूज करो ताकि हमें ये गैप ना इस हिसाब से मिले, और जितना गैप मिलता है उसके ऊपर से कितनी वेवलेंथ वहां पे रिलीज होगी वो भी हम एच सी बाई लेमड़ा फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका एडवांटेज क्या है, एलईडी हम नॉर्मली बहुत सारे केस में हम एलईडी ही यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज होने वाला डायोड वो जो भी है वो लाइट इमिटिंग डायोड है, तो उसके एडवांटेज होंगे तो ही तो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, सबसे कम पावर कंज्यूम करता है और कम वोल्टेज पे भी चलता है ना। सीधी सी बात है, एक बटन सेल से भी हम एलईडी जला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कम वोल्टेज चाहिए इसको। फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि हेलोजन जैसा नहीं है कि पहले उसको स्विच ऑन किया फिर धीरे 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 जैसे जैसे हीट पकड़ेगा वैसे वैसे वो ब्राइटनेस उसकी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। ऑन दिस स्पॉट स्विच ऑन किया, फटाक से हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। द बैंडविड्थ ऑफ द इमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम टू 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है। लॉन्ग लाइफ एंड रगेडनेस, मतलब कि उसकी लाइफ भी बहुत ही लंबी होती है ना। सीधी सी बात है, एलईडी बल्ब की लाइफ बहुत ही लंबी होती है, मतलब कि आप देखोगे घर में अगर एलईडी बल्ब लगाया है तो काफी लंबा चलता है। इवन जो दिवाली में सीरीज लगाते हैं, मेरे घर पे तो 15 साल से चल रही है अभी भी, ठीक है, बहुत लंबी चलती है। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो आज हमने दो स्पेशल डायोड देखे, एक देखा हमने फोटो डायोड एंड दूसरा देखा हमने एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। शॉर्ट नोट के अंदर हमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्सप्लेन दी फोटो डायोड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, उसी तरीके से एक्सप्लेन दी लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है लाइट इमिटिंग डायोड एंड क्या होता है फोटो डायोड। अगर मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ ना, जैसे हमने वहां पे देखा था फोटो डायोड के अंदर, उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसका भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको देता हूँ। दोनों के सिंबल में छोटा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, एक छोटा सा फर्क है दोनों के अंदर, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो इसको मैं ना सिंबल से कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने लाइट को इंपार्ट किया था, यहां से लाइट एमिट होगी, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा हमारा N। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एलईडी, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो दोनों सिंबल में फर्क क्या है, बस इतना है कि यहां पे एलईडी सॉरी यहां पे लाइट एमिट करती है, नहीं 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 इम्पार्ट करती है, सॉरी इम्पार्ट करती है, उसके ऊपर गिरेगी और यहां से लाइट एमिट होगी। जब भी फोटो डायोड की बात आती है तो फोटो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में यूज होता है एंड एलईडी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज होती है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड फोटो डायोड, क्लियर। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।